हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे इसी बुक का यूनिट 2 प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका हेडिंग का मतलब क्या है। लेसन 2 में प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग। जो काउंसलिंग है एक वो पूरा प्रोसेस है। उसमें सिर्फ ऐसे नहीं होगा कि आपके पास कोई क्लाइंट आएगा और आप उसको बोल रहे हो कि चल पहले तो प्रॉब्लम बता, उसके बाद मैं दवाई दूंगा। ऐसा नहीं होगा, आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना होगा। और इसमें जो प्रोसेस है उसमें पूरा बाइफर्केशन होता है कि कैसे आपको क्लाइंट के साथ में प्लान बनाना है और उसके गोल्स सेट करने हैं। उसके बाद में कब आप उसको टर्मिनेट करोगे, उसका जो पूरा आपका स्केड्यूल है, और कब सही रहता है टर्मिनेट करना। तो हम ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस है काउंसलिंग का, वो हेल्प करेगा हम अच्छे डिसीजंस बना पाएँ, बेटर डिसीजंस बना पाएँ, पर्सनल स्किल्स को हम इम्प्रूव कर पाएँ, ग्रेटर कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, एक करियर डायरेक्शन डिफाइन कर पाएँ, अवेयर कर पाएँ और अप्रिशिएट कर पाएँ क्लाइंट को, मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स उसको क्रिएट करने में हेल्प करें, और कोप अप विद डिप्रेशन। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगा जो भी हमारा काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हमारी नहीं हो रही, इसमें से कुछ हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसका मतलब कि जो हमारी काउंसलिंग की प्रैक्टिस है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है और उसको हमको सुधारना है, ठीक है। स्टेजेस इन काउंसलिंग होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड फॉर काउंसलिंग। कोई किसी वजह से जो क्लाइंट है वो आपके पास आया होगा, ठीक है। प्रिपेयर द नीड फॉर काउंसलिंग, मतलब उसके लिए आपको जो भी गोल आपको प्लान करना है या फिर आपका जो एम है क्या होना चाहिए, और उसके बाद आप कंडक्ट काउंसलिंग करो और फॉलोअप करो। ये 4 स्टेजेस हैं, काफ़ी छोटी हैं, आपको ये बिल्कुल लिख के नहीं आनी है, आपको बस ये मैंने समझाने के लिए बताया है। इसका पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस ये रहा। प्रोसेस इन काउंसलिंग है, सबसे पहले आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे जो आपके पास क्लाइंट आया है, ठीक है। और आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर इश्यूज। उसके बाद आप इश्यूज की तरफ जाओगे कि किस किस जगह पे आपको ऐसा लगा है कि यहाँ पे क्लाइंट को काफ़ी सदमा लगा है, या फिर इस चीज़ की वजह से क्लाइंट काफ़ी अपसेट हुआ है और ये चीज़ उसको आज के टाइम पे इफेक्ट कर रही है। फिर आप पूरा एक उसका केस फॉर्मुलेट करोगे कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या लगा, मतलब एक तरह से आप फाइल तैयार करोगे। फिर गोल सेटिंग फॉर द थेरेपेटिक प्रोसेस। फिर आप गोल सेट करोगे कि इन 2 वीक्स में हम पहले इस पे बात करेंगे, क्लाइंट को इन चीज़ों से रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि इस वजह से आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही है और आपको इन चीज़ों को लेट गो करना है। फिर नेक्स्ट 2 वीक में हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एंड सो ऑन। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरवेंशंस, इवेल्युएशन और क्लोजर, ठीक है। तो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ ट्रीटमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है। जो ट्रीटमेंट की लेंथ है वो डिपेंड करती है सीवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको 6 महीने से 1 साल लग सकता है। अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो मैक्सिमम 1-2 मंथ वगैरह, ठीक है। मोटिवेशन ऑफ द क्लाइंट, अगर ऐसा होता है कि क्लाइंट से जब आप बात करें तब क्लाइंट मोटिवेटेड है, बट जैसे ही आपके साथ सेशन खत्म हुए क्लाइंट फिर से उसी राह पे चला गया, तो आपको फिर से ये सब चेकअप देखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए टर्मिनेट का बताऊंगी आगे कि आपको कब सही रहता है टर्मिनेट करना। टाइप ऑफ प्रॉब्लम, अगर कोई सीवियर प्रॉब्लम है तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो बीच में, और अगर कोई छोटी प्रॉब्लम है, ज़्यादा इश्यूज नहीं है, बस थोड़े टाइम के लिए था, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एज ऑफ क्लाइंट, जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और अगर जो हमारे से टीन एजर हैं वो भी कभी कभी कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं। मोस्टली वैसे जो रेट है बच्चों का जो हमारी एज के हैं उनका ज़्यादा जल्दी है कि वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी आगे बहुत कुछ पड़ा होता है अपने करने के लिए, सुधारने के लिए। फोकस एंड लिमिटेड प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे उतना कम टाइम में वो सॉल्व होगी। मोर टाइम टू हील इमोशनल इंजरीज, और इमोशनल इंजरीज काफ़ी टाइम लगाते हैं हील करने में, इसलिए आपको उनको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा, ठीक है। सबसे पहले अब हम बात करते हैं प्रोसीजर इन काउंसलिंग प्रोसेस। जो अभी हमने पढ़ा था वो था कि आपको कैसे कैसे करना होता है, बट अब हम पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें उस टाइम पे करनी होती हैं। सबसे पहले आपको एक सेफ और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो आपका क्लाइंट है उसके लिए। हेल्प करो अगले को, जो अपना कंसर्न है उसको वर्ड्स में कह पाए, मतलब कभी कभी कुछ लोग बोल ही नहीं पाते या फिर आपसे वो बोलना प्रेफर ही नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके लिए थर्ड पर्सन हो, बट आपको धीरे धीरे उनको समझ जाना पड़ेगा कि अगर आप मेरे सामने बात खोलते तो मैं आपकी बात कहीं भी नहीं छेड़ूंगा और आप मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हो। आप एक्टिव लिसनिंग स्किल आप पे होना चाहिए, आपको फीलिंग्स को उसको फोकस करना होगा कि वो क्या फील कर रहा था, नॉट द इवेंट्स। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट, जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो आपको लिखनी पड़ेंगी। और पॉसिबल अप्रोचेस टू गोल्स,
हेल्प पर्सन चूज़ वन गोल, आप उनको ये बोल सकते हो कि आपके ऊपर है कि आपको उस चीज़ से कैसे निकलना है, तो आप उनको डिफरेंट पाथ्स बता सकते हो जो उनके लिए बेस्ट सूटेबल ऑप्शन उनको वो दे सकते हो। मेक अ प्लान टू अचीव द गोल, जो भी उन्होंने सेलेक्ट करा होगा उसको आप अचीव करने के लिए उनको प्लान बना सकते हो। समराइज व्हाट हैज़ अकर्ड, आप उनको बताओ कि आपके साथ ये हुआ है और ऐसे आप इस चीज़ से निकल सकते हो। गेट फीडबैक एंड कन्फर्मेशन, एक बार ये अगर आपने प्लान बना लिया तो आप उनसे क्लाइंट से डिस्कस करके प्लान स्टार्ट कर सकते हो। 3 मेजर स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के अंदर, ये आपको पेपर में लिख के आने हैं। ABC कितने गया सी, डेवलपिंग द रिलेशनशिप, वर्किंग ऑन द रिलेशनशिप और टर्मिनेटिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, तब हम सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप कैसे डेवलप करते हैं क्लाइंट के साथ में। क्लाइंट के साथ में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो फ्री है शेयर करने के लिए, और यहाँ पे एकदम फाइन है, उसके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि उसका हम ट्रस्ट तोड़ेंगे। और कन्विंस जो काउंसलर है उसको ये कन्विंस करना पड़ता है, मतलब खुद को, कि हाँ उसको क्लाइंट के बारे में पता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। ठीक है, आपको उसको सेफ एनवायरनमेंट देना होगा, ट्रस्ट और रेपो बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर इन्फॉर्म रिलेशनशिप, इन्फॉर्म्ड कंसल्ट, पता नहीं मैंने क्या लिखा है, कोलैबोरेटिव वर्किंग अलायंस। बेसिकली आपको जब भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आपको उसमें सिर्फ ये लिख के आना है कि भाई हम क्लाइंट को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं और हम उसको काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं, हम उसके लिए सब चीज़ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको पहलना है। ठीक है, तो यही सब भी, जैसे ये सेफ एनवायरनमेंट, ट्रस्ट एंड रैपोर्ट, फेथ और कूल एनवायरनमेंट, कंफर्टेबल बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें आपको बार बार लिख के आनी है। ठीक है, इसमें जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं डेवलपिंग रिलेशनशिप में वो हैं ट्रस्ट और कंडीशंस। जो ट्रस्ट है वो आपका बेस्ड होगा टेस्टिंग, प्रिडिक्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। टेस्टिंग मतलब कि वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी और गोल सेटिंग। कभी कभी ऐसा हो जाएगा जो क्लाइंट है वो सच ही नहीं बोल रहा होगा, तो आपको आसपास से चेक वगैरह करके जिसके साथ हुआ, या फिर अगर नहीं भी है तो आपको आगे पीछे की बातों को घुमा फिरा के भी उनसे सच निकलवाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ये बता रहा है कि उसको बुखार है जबकि उसको हेडेक था और आप उसको बुखार की दवा दे रहे हो तो वो ठीक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेकंड होता है कंडीशंस, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स और कॉन्ग्रुएंस। ये सारी चीज़ें वही जिससे उसको अच्छा फील हो और वो आपको अपनी बात बताने के लिए राज़ी हो, इससे आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो कारकोफ में भी ये लिखा नाम, कारकोफ या कारकॉफ, करकॉफ, पता नहीं। इन्होंने 1969 में इसके लिए 5 ये जोड़े थे स्टेप्स, रिस्पेक्ट, कन्फ्रंटेशन, इमीडिएसी, कॉन्क्रीटनेस, सेल्फ डिस्क्लोजर, RCIS, रिक्स, वो था ना डायलॉग, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का, उससे तुम ये रिक्स याद कर सकते हो। इसका मतलब यही सब है कि अगर आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है तो सबसे पहले आप क्लाइंट की रिस्पेक्ट करोगे, अगर आप उनसे तमीज़ से बात करोगे और उनका पेशेंटली उनका वेट करोगे तो ऑफकोर्स वो आपको आंसर करेंगे। कन्फ्रंटेशन करने के लिए टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए होता है, अगर आप पेशेंस दिखाते हो तो जो क्लाइंट है वो खुद कन्फ्रंट करेगा। उसके बाद है इमीडिएसी का मतलब है कि आप कितना ज़्यादा किसी के लिए अवेलेबल हो। अगर क्लाइंट के लिए आप हर बारी उसको कन्फ्रंट, अगर वो किसी भी टाइम पे रात को 2 बजे भी अगर वो कह रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है और मैं इस चीज़ के लिए मतलब बहुत सीरियस हूँ, तो आप अगर अवेलेबल हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। और कॉन्क्रीटनेस मतलब जो भी आप बता रहे हो उसमें बातों में सेंस होनी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप हवा में बातें नहीं बना रहे कि टेंशन मत ले तो ठीक हो जाएगा, आप उसको बता रहे हो कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई है इसीलिए हमको ये करना पड़ेगा और इसीलिए आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हो। ठीक है, सेल्फ डिस्क्लोजर, कभी कभी अगर आप क्लाइंट को अपने बारे में बताते हो जो काउंसलर है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था और मैं समझ सकता हूँ और मेरा भी भाई था, अगर वो अपने भाई से क्लोज ऐसे करके कुछ, तो उसको लगता है कि हाँ अगर मैं क्लाइंट काउंसलर को अपनी पर्सनल इन्फो दे रहा हूँ और काउंसलर भी मुझे दे रहा है तो उनमें आपस में एक तालमेल बैठता है कि हाँ ठीक है मुझे भी इसके बारे में पता है तो मैं भी इसको अपनी बात बता सकता हूँ। ठीक है, बी पार्ट है वर्किंग इन द रिलेशनशिप। तो आपने सबसे पहले जब आपने रिलेशनशिप फॉर्म कर लिया उसके बाद आप आओगे रिलेशनशिप काम कैसे करेगा। चेंजिंग परसेप्शंस, जो आप काउंसलर एज अ काउंसलर और क्लाइंट का जो परसेप्शन है उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। जैसे कि मोस्टली लोगों का जो नज़रिया होता है काफ़ी नेगेटिव हो जाता है या फिर लो हो जाता है उनका मोरल, तो आप उनका परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कर सकते हो उनको, या तो आप एक्सेप्ट करवाओ कि जो चीज़ है तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लो,
अगर चेंज नहीं कर सकते और अगर चेंज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, चेंज कर दो, ठीक है। लीडिंग, जो क्लाइंट का परसेप्शन है आप उसको चेंज करने के लिए उसको नेक्स्ट उसका जो परसेप्शन है वो दे सकते हो, जो आप चाहते हो कि जो वो सोचे उसको दे सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक बात को पकड़ के बैठ ही गए हैं, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम लोग पास्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं और इसलिए हम प्रेजेंट पे स्वाहा कर देते हैं। और नेक्स्ट इज एम्पैथी। एम्पैथेटिक रैपर, आपको क्लाइंट के साथ में एम्पैथेटिक रैपर बनानी पड़ेगी कि आप क्लाइंट को जो वो कह रहा है उससे ना सुन के जो वो फील कर रहा है उससे समझने की कोशिश करो और कम्युनिकेट कर पाओ उससे बढ़िया। उसकी आप बातें शेयर कर सकते हो, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपसे ताकि शेयर कर पाए। और प्राइमरी एम्पैथी होती है, दो तरह की होती है, प्राइमरी एम्पैथी और एडवांस्ड एम्पैथी। प्राइमरी एम्पैथी में होता है एबल टू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स फर्स्ट, जो भी वो कह रहा है, मूड जो क्लाइंट फील कर रहा है आप उसको समझ पाओ। और एडवांस्ड एम्पैथी होती है हेल्पिंग द क्लाइंट टू एक्सप्लोर न्यू मूड और इमोशन, ठीक है। ये वही बात हो गई कि आप उसको एक परसेप्शन जो उसका है उससे आप उसको नेक्स्ट परसेप्शन दे रहे हो जिसपे वो ज़्यादा बेटर फील कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल्फ डिस्क्लोजर। इसका मतलब है कि जो काउंसलर है वो अपने बारे में बताते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, जो ये कारकॉफ ने बताए थे। और काउंसलर अपनी प्रॉब्लम से बताता है, जो कभी कभी मतलब ऐसे नहीं कि आप अपनी प्रॉब्लम लेके शुरू ही हो जाओ, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्लाइंट की प्रॉब्लम है वो आपके अगर कोई प्रॉब्लम होगी उससे मिलती जुलती है और जो आपने करा वो क्लाइंट फील कर पा रहा है, तो आप उसको बता सकते हो जैसे एज अ फ्रेंड, इन अ फ्रेंडली वे, ठीक है। फैक्ट्स अबाउट द काउंसलर रोल, आप ये भी बता सकते हो कि आपका काम क्या है और मतलब कि आप यहाँ पे किस लिए बैठे हो और आप पे क्लाइंट को कंप्लीट ट्रस्ट और फेथ क्यों रखना चाहिए। और काउंसलर रिएक्शन टू क्लाइंट फीडबैक और काउंसलर्स रिएक्शन टू क्लाइंट्स काउंसलर क्लाइंट रिलेशनशिप। इन सब चीज़ों पे आप अपने बारे में बता सकते हो, मतलब सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब कि इन सब चीज़ों पे आप उससे बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो सब है वो है पॉजिटिव रिगार्ड्स। आप क्लाइंट के लिए अगर आप अच्छे से उससे बात कर रहे हो, बिहेवियर आपका अच्छा है, तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। और रिस्पॉन्डिंग स्टाइल, आपका रिस्पॉन्डिंग स्टाइल कैसे, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा ही फ्री फ्लो है कि अब चिल मार यार सब सेट हो जाएगा, तो वो आपकी बात नहीं सुनेगा। मे बी ये एक तरीका हो सकता है अगर जो आपका क्लाइंट है वो एक टीनेज बच्चा है जो जिसके साथ आप एक फ्रेंडली नेचर या बॉन्ड शेयर कर पा रहे हो, और अगर वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब किसी एडल्ट की बात नहीं सुनना चाहता बट एज अ फ्रेंड वो चाहेगा कि आप उसको समझाओ, तो आप उसके साथ में कर सकते हो। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है हर एक बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, तो आप उनके साथ में रेपो कैसे फॉर्म करो। इमीडिएसी, वही कि अगर आप उनके लिए अवेलेबल हो तो उनको ये बात अच्छी लगेगी। ह्यूमर, अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो आप मोस्टली अगर सिचुएशन, ऑफ कोर्स मोस्टली लोग जो काउंसलिंग में आते हैं वो हंसना भूल जाते हैं, तो आप अगर उनको हंसा पाओ, ऐसा नहीं है कि गलत टाइम पे गलत जोक मारो, सही टाइम पे अगर आप थोड़ा उसको अच्छे तरीके से बात बता सकते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। कन्फ्रंटेशन बता दिया मैंने। ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस, इसका ट्रांसपेरेंस का मतलब है क्लाइंट शेयरिंग हिज, ये क्या लिखा है मैंने, फीलिंग्स, यस। ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है क्लाइंट अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, और काउंटर ट्रांसपेरेंस का मतलब होता है जो काउंसलर है वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, ठीक है। मतलब एक तरह से आपको भाई भाई वाला सीन करना होता है, बट तभी भाई कर पाओगे अगर क्लाइंट चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंसलर की मर्जी नहीं है। इसके बाद लास्ट आता है टर्मिनेटिंग द रिलेशनशिप, ठीक है। सक्सेसफुल टर्मिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल टर्मिनेशन नहीं हुआ तो या तो जो क्लाइंट है वो फिर से उसी सिचुएशन में वापस पहुंच जाएगा, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़े या फिर और भसड़ हो जाए, समझ गए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है टाइमिंग ऑफ टर्मिनेशन, मतलब कि करेक्ट टाइम पे जब उसका बिहेवियर और उसका जो कॉग्निटिव इफेक्टिव गोल है वो सारे आपके अचीव हो गए हैं, तभी आप टर्मिनेट कर पाओगे। और दूसरा होता है रेजिस्टेंस टू टर्मिनेशन, अगर आपने पहले ही बंद कर दी या फिर नहीं बंद करी टाइम से पहले तो प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, या मतलब कि अगर आपको नहीं करनी थी लेकिन आपको लगा कि हाँ ठीक है ओके अब ये सही हो गया है, और आपने पहले ही सब ख़त्म कर दिया और बाद में उसका वर्स इम्पैक्ट हुआ या फिर वो फिर से उसी जोन में चला गया, तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रेफरल्स, इसका मतलब होता है बिहेवियर या फिर एक्शंस जिसकी वजह से जो एक रेफरल की ज़रूरत पड़ी, कॉन्फिडेंशियलिटी इशूज़। और फिर लास्ट में आता है फॉलोअप।
फॉलोअप ऐसे होते हैं कि आपको एक बार अगर लग गया है कि हाँ मतलब अब जो क्लाइंट है वो लाइन पे आ गया है, तो उसके बाद में आप उसको शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ मतलब 1-2 सेशंस की ज़रूरत है या फिर नहीं, वो ठीक है। ठीक है, अब है फैक्टर्स क्या क्या हैं जो काउंसलिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर, joint understanding between the counselor and client regarding characteristics, conditions, procedures, parameters of counseling। ये जो स्ट्रक्चर है इसका मतलब है कि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में जो भी उनके रिलेशनशिप है उसकी वजह से जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो इफ़ेक्ट होता है। इनिशिएटिव, मोस्टली जो क्लाइंट होते हैं वो रिलेक्टेंट होते हैं पहले, और इसीलिए जो क्लाइंट को थर्ड पार्टी लेके आती है, और इसीलिए जो काउंसलिंग है वो उसको टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे कि मान लो पेरेंट्स बच्चे को लेके आए, तो 1-2 बारी तो पेरेंट्स बच्चे के साथ आए, बट उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है अब तुम खुद जा लेना, बट उसने वहाँ पे मना कर दिया और उसके बाद वहाँ पे जा ही नहीं रहे। ठीक है, तो ये चीज़ का भी देखना पड़ता है। और काउंसलर कैन बी एक्सेप्टेंस, पेशेंट, अंडरस्टैंडिंग, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। अगर ये फैक्टर्स मतलब अगर ये काउंसलर अच्छा है तो काउंसलिंग प्रोसेस इजी रहता है। और काउंसलर कैन एंटिसिपेट एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिफेंसिवनेस। कांट आना चाहिए था, मैंने कैन लिखा हुआ है तो तुम समझ जाना। काउंसलर है वो ये सब चीज़ें नहीं दिखा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, मे बी एंटिसिपेट का मतलब कुछ और होता है, मुझे पता नहीं, सॉरी। नेक्स्ट इज सेटिंग, प्लेस विद प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, क्वाइट, कंफर्ट। ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सब चीज़ें अवेलेबल हों, और ताकि जो क्लाइंट है वो आराम से शांत एनवायरनमेंट में बात कर पाए। डिस्टेंस ऑफ हाइरा 30 to 39 इंचेस, एवरेज रेंज ऑफ कंफर्ट। इससे ज़्यादा अगर आप क्लोज हो तो आप चेप लगोगे, और इससे ज़्यादा दूर हो तो आप लीस्ट बॉदर्ड लगोगे। इसीलिए ये जो है एवरेज रेंज कंफर्ट की ये है, अगर आप इतनी रेंज में बैठे हो तो ठीक है। ठीक है, काउंसलर कैन कीप इन माइंड सोलर टेक्निक। ये 5 टेक्निक्स हैं। सबसे पहले उसको सेटिंग में आती हैं। सोलर में एस का मतलब हो गया स्क्वायरली, फेस क्लाइंट स्क्वायरली, मतलब जैसे कि आप उसके आमने सामने टाइप में बैठे हो वैसे। ओ से हो गया आपको ओपन पोस्चर, बोथ फीट ऑन ग्राउंड और हैंड्स फोल्डेड, बोथ फीट ऑन ग्राउंड एंड हैंड्स फोल्डेड, मतलब जैसे आप डेस्क में बैठे हुए हो। और एल से मतलब लीन टुवर्ड्स द क्लाइंट बट अवेयर ऑफ देयर स्पेस, मतलब बहुत ज़्यादा लीन नहीं कि नाक से नाक टकरा रही है, जितना आपका ये इंचेस वाला डिस्टेंस है उतने में हल्का सा झुकोगे। ई से आई कॉन्टेक्ट, और आर से रिलैक्स, फोकस ऑन अटेंटिव लिसनिंग स्किल्स। ठीक है, क्लाइंट की जो क्वालिटीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रेट होता है क्लाइंट्स का, वो यही सब होता है जो मैंने बताया था। हमारे जो टीनेजर टाइप वाले बच्चे हैं, ये वाई ए ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। यंग, अट्रैक्टिव, वर्बल, सक्सेसफुल, ये सारे लोग सबसे जल्दी रहते हैं। लेस में होते हैं जो हाउंड, होमली, ओल्ड, वही जिनका पहले से ही ज़्यादा ही एस्थेसी हो रखी होती है, उनको टाइम लगता है। ठीक है, और लास्ट में ये होता है डम, इंटेलिजेंट, डिसएडवांटेज, ये भी लेस सक्सेसफुल होते हैं। कंसिडर क्लाइंट्स बॉडी जेस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकल क्वालिटी, मूड, मैनर ऑफ वॉकिंग। इन सब से आप ये पता कर सकते हो कि जो क्लाइंट है वो आपके पास आने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, या फिर उसका जो भी मूड है वो लो है या हाई है। और जैसे बॉडी जेस्चर जैसे हो गया कि उसको नहीं आने का मन कर रहा है तो उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के लेके आ रही है, इससे आप ये समझ जाना। अगर वो आपको आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट है, वो आप पे भरोसा नहीं करता, वो इंटरेस्टेड है नहीं आपसे बात करने में। फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर वो आपकी बातों में रिएक्शन ही नहीं दे रहे, अगर आपको एक जोक मार रहे हो उसको मूड लाइट करने के लिए तब भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। वोकल क्वालिटी, अगर वो कुछ कुछ बातें बोल रहा है, बहुत धीरे बोल रहा है, बल्कि बोलना प्रेफर ही नहीं कर रहा, तो आप समझ रहे हो वो इंटरेस्टेड नहीं है। मूड लो, मैनर ऑफ वॉकिंग स्लो, और अगर वो इंटरेस्टेड ही नहीं तो पीछे कोई जाएगा, या फिर वो ये बोलेगा कि मुझे आने की ज़रूरत है, आप लोग बात कर लो, जो भी थर्ड पर्सन आया है। उसके बाद है जो काउंसलर की क्वालिटीज़ हैं क्या होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, काउंसलर को अपने बारे में पता होना चाहिए। ऑनेस्टी, कॉन्ग्रुएंस, एबिलिटी टू कम्युनिकेट, नॉलेज तो ज़रूरी है ही, खैर अगर नहीं होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो सबसे हमारे बेस्ट काउंसलर्स होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, क्योंकि वो तो होती नहीं है खैर, बट इसीलिए क्योंकि एक जो फ्रेंड होता है वो आपकी फीलिंग्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 3 की। बाय।